बारे में कोई फर्दर ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, और वो भी फिर आपने जब वो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप देते हैं जो कि इनफैक्ट जरूरी नहीं होती सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, मैं जब सीएसएस को पढ़ा रहा हूं ना, तो एज ए टीचर एक एक चीज अज्यूम की जाती है, इसको आप प्लीज समझे। एक टीचर अज्यूम करता है कि जो सीएसएस की स्टडी आए हैं उन्होंने मास्टर्स किया है, पीएच किया है, और जब वो अकेडमी की तरफ आए होंगे तो कम से कम वो बेसिक्स पे काम करके आए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग के कहने पर। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा ग्रामर को खुद भी स्टडी करना चाहिए। बेसिक टर्म्स जो आप कहते हैं ना डिफाइन करें, बिल्कुल मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन क्या ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कम से कम आप सेंटेंस की टाइप्स को थोड़ा स्टडी कर लें, आप थोड़ा क्लॉज की टाइप्स को स्टडी कर लें, ठीक है, आप फ्रेजेस की टाइप्स को थोड़ा स्टडी कर लें, ताकि आप जब लेक्चर ले रहे हो तो अगर किसी जगह पर कोई बार बार ये डिस्कस हो रहा हो तो आपके नॉलेज में आए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मशवरा भी है और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज बेसिक चीजों को, अगर फर्ज करें जी पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की जो टाइप्स हैं उनको आप स्टडी करें, वर्ब की टाइप्स को स्टडी करें, प्रेपोजिशन चलो उसकी टाइप्स की ज्यादा कोई खास अहमियत नहीं रखती, इस तरह कंजंक्शंस की टाइप को आप स्टडी करें, ठीक है ना, वर्ब की एडवर्ब की टाइप्स को। ये मैं सारी चीजें अभी आपको जो बोल रहा हूं ना, ये एक टीचर जो सीएसएस के लेवल पे पढ़ा रहा है वो अज्यूम करता है कि किन लोगों को आते होंगे। सी यू कम टू ज्वाइन अ सीएसएस अकेडमी कि हम आपको प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर समझाएं। आप इसलिए नहीं आते कि हम आपको बिल्कुल बेसिक ग्रामर सिखाएं। उसके लिए हमारी एकेडमी के अंदर एक फाउंडेशन की क्लास है कि जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक चीजें समझाई जाएंगी। तो आप लोग इस एक माशाल्लाह मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आप सब जानते हैं कि जो टीचर होता है वो अपने एक टॉपिक पर फोकस होकर पढ़ाना चाहता होता है। तो फिर भी इस सब के बावजूद भी मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी को ना आता हो तो वो मेरे से बिल्कुल पूछे, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। बट ये आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेहनत करके इन चीजों को थोड़ा सा स्टडी कर लें। तो इस नाउन एंड एपोजिशन में मैं बता रहा था कि आप लोग नाउन के फौरन बाद भी कामा लगाएंगे, यानी जिसको हम ब्रैकेटिंग कामा कह रहे थे, कि इस इंफॉर्मेशन जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है इसके आसपास आप कामा लगाते हैं। हम यूज ऑफ कामा की बात कर रहे थे कि कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है। तो ये है नाउन एंड एपोजिशन का कामा। जहां तक बात है सवाल की, अगला जो आपने पूछा था वो था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में था। चले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन जो कि दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट करा रहा है, उसके दरमियान में बतौर कंजंक्शन के इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इस रूल के अंदर हमने ये बताया था आपको कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, यानी द टीचर की जगह पे हमने ही लिख दिया, तो फिर आप कामा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस द टीचर की रेफरेंस में कोई ऐसा प्रोनाउन हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे फिर आप कामा का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो डेट्स वाला है मैं आपको एक दफा शो कर देता हूँ, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें। वेरी सिंपल, ये डेट्स का स्क्रीनशॉट लें, इसी फॉर्मेट के अंदर ही आपको लिखना है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट इस्तेमाल ना करें। इट्स वेरी सिंपल। मेरे ख्याल में मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, डेट वाले क्वेश्चन भी हो गया सर। इसको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी कहते हैं। मुझे कंफ्यूजन हो रही है किसको डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं, मुझे आप प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिएगा। कैन कम ऑफ डेट का मैंने बता दिया है। नीलम तौसीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव वर्ड्स, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, क्लियर हो गया, फाइन। सो वी मूव। मैं फिर से कह दूं, कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल शेयर किया करें अपनी कंफ्यूजन। फाइन जी, वी मूव और आगे बढ़ते हैं। कहां पे थे हम? ये था जहां पे हम लोग चूज कर रहे थे।
जी, तो हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है और इस आधे घंटे में हमने सारी स्लाइड्स को फिनिश करना है, क्योंकि कल मैंने प्रेजेंटेशन के लिए 2 क्लासेस रखी हुई थी, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो है हमें तीसरी क्लास भी उसकी लेनी पड़ेगी, और इसी वजह से मुझे चूंकि 16 लेक्चर्स कहा जाता है कि इसी में फिनिश करना है, तो समटाइम एक्स्ट्रा कभी देना पड़ जाए तो बहुत अकेडमी मसाइल पैदा करती है। आई कैन टेल यू फॉर दैट। अच्छा जी, अब आते हैं कि अगर आपका कंजंक्टिव एडवर्ब यानी कि ऐसा एडवर्ब जो बुनियादी तौर पर या तो 2 सेंटेंसेस को या 2 फ्रेजेस को जोड़ने के तौर पर दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। सादा लफ्जों में समझा रहा हूँ, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉपर डेफिनेशन से स्टडी किया करें, समझाने की गर्ज से बताता हूँ। जैसा कि ही कॉमा देयरफॉर कॉमा लेफ्ट द कॉलेज, ये एक ही क्लॉज है। तो आप अगर यहाँ पे आप कंजंक्टिव वर्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर आप इसको कॉमा कॉमा यानी ब्रैकेटिंग कॉमा इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इधर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आप सेमीकोलन पहले लगाते हैं, फिर देयरफॉर लिखते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है सिंगल क्लॉज की तो फिर आप इनको सिंपल ब्रैकेटिंग कॉमास लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पे ब्रैकेटिंग कॉमा इसलिए भी लगा रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस, कि अगर आप इस देयरफॉर को निकाल दें, यानी कि ये कौन सा इसको हम कहेंगे नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो इस नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को अगर आप निकाल भी दें, इसको यहां से निकाल भी दें, तो ही लेफ्ट द कॉलेज सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस का सेंस बरकरार रहेगा। ठीक हो गया। तो ये एक सिंगल सेंटेंस, यानी समझाने का मतलब ये था कि ये नहीं है कि देयरफॉर जहां भी आ जाए तो रूल एक जैसा रहेगा। देयरफॉर का वहां पे हमने क्या किया था कि इधर हमने कॉलन लगाया था, क्योंकि इसके पीछे इंडिपेंडेंट क्लास था, कॉमा लगा के फिर देयरफॉर लिखा और फिर कॉमा लगा के फिर हमने इंडिपेंडेंट क्लास लगाया, वो उसके लिए था। लेकिन जहां पे हम जो यूज कर रहे हैं वो सिंगल क्लास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपके सामने लिस्ट ऑफ कॉमन कंजंक्टिव एडवर्ब्स है। आप बेशक चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इसको स्लाइड तो मैंने शेयर करनी ही है आप लोग से। Yes is somehow a conjunctive adverb. Yes, you can say. Sir, संडे को भी ये स्टूडेंट को अगर ये फिजिकल क्लास में तो आपके साथ बहुत सारी दुश्मनियां लोग करते हैं। अच्छा जी, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अब हम बात करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ अपीयर बिटवीन द ऑफ टू क्लॉजेस। पहले रूल को समझेगा ना, कुछ टर्म्स की समझ नहीं आती, सब्र किया करें। मैं जब सेंटेंस सारी स्लाइड कंप्लीट करता हूँ तो बाकी सारा सेंस क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, डोंट वरी। Subordinating conjunctions if appear between the center of two clauses don't take a comma, but if they appear at the very beginning of the sentence, they take a comma. Sentence क्या है? He shall get a prize if he works hard. Center, no comma. If he works hard, comma, he shall get a prize. अब ये subordinating conjunction से क्या हो रहा है? मैंने आपको समझा रहा हूँ सादा लफ्जों में। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन की बजाय सादा लफ्जों में समझाता हूँ जो उस वक्त आपको सिचुएशन के मुताबिक समझ आ जाए। यानी कि आप जो इसके साथ हम इफ लगाते हैं, वो वाला जो हमारा क्लॉज होता है वो वैसे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। यानी इफ के साथ उसके साथ जोड़ देते हैं, जब इफ के साथ हम उसको जोड़ देते हैं तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्योंकि इफ ही वर्क्स हार्ड अगर हम लिखते हैं तो हमें अगर कोई किसी को कहता है कि अगर उसने ये किया, तो बात पूरी नहीं लगती जब तक कि उसको बात को पूरा न किया जाए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर भी कह रहे हैं, इसी वजह से कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आ रहा है या डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आ रहा है। तो इस वजह से तो रूल पहले तो मैंने ये समझा दिया आपको कि व्हाट एग्जैक्टली बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर मैं जो कह रहा हूँ ये क्या है। पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ आ रहा है इफ। तो इस वजह से इस कंजंक्शन इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर तो ये दरमियान में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम इसके साथ कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये शुरू में आता है ये वाला क्लॉज इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर ये शुरू में आ जाए तो फिर हम इसको कॉमा लगाएंगे। और इस रूल का ताल्लुक 3 कंडीशनल्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जो बेसिकली 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, मैं आप लोगों को कम से कम 5 से 6 टाइप के कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा। यूजुअली हम लोग 3 कंडीशनल्स पढ़ते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो इसमें जीरो कंडीशनल भी होता है और एक मिक्स्ड कंडीशनल भी होता है। एनीहाउ, तो आप जब पढ़ते हैं ना कि अगर वो मेहनत करेगा तो ये हो जाएगा,
तो आप उसको लाजमी नहीं होता कि अगर वाला जो क्लॉज है वो आप शुरू के अंदर लिखें, आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये हो जाएगा अगर उसने ये किया। तो मीन्स टू से कि आपका ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर तो ये सेंटर में आ जाता है दो क्लॉजेस के, तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये शुरू के अंदर आता है तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे कॉमा उस क्लॉज के एंड पर, जबकि दूसरा क्लॉज जो इंडिपेंडेंट होगा, जो शुरू वाला क्लॉज बेसिकली था, वो जो एंड पे आ गया अब, तो उससे पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस रूल की समझ आ गई। If he works hard, then he shall get a prize. देखिए then तो वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर ना, यहाँ पे then लगते नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। If he works hard, he shall pass, he shall get a prize. और ये मार्क्स, प्लीज माइक बंद कर दिया करें, बड़ी सिंपल सी बात है। माइक क्यों ओपन करते हैं आप? अब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मजीद भी शायद इसके अंदर मैंने कुछ, a comma is required for restrictive clauses. For example, नॉट एक्सटेंडेड क्लॉज होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेसिकली। द अर्थ कॉमा व्हिच इज द थर्ड प्लैनेट कॉमा मूव्स अराउंड द सन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप ये बात वैसे डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ये चीज आपको पहले भी समझा दी थी कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जिसको हम अगर निकाल भी दें तो फिर भी सेंटेंस का सेंस बरकरार रहता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का नाम देते हैं। यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन कंपल्सरी नहीं होता कि हम इसको सेंटेंस में ही रखें, इसी वजह से इसका नाम भी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहा जाता है। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके थे, तो उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ इंट्रोडक्टरी टर्म्स, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉमर्स के हवाले से, यूज के हवाले से। A comma is used to make separation of the introductory elements, like in the corner of the room, comma the dead body of the man was lying. समझिएगा, सेंटेंस बुनियादी तौर पर क्या था? एक्चुअली तो सेंटेंस था the dead body of the man was lying। बुनियादी जो सिचुएशन के मुताबिक सेंटेंस बनता था वो ये है, लेकिन हमने इसको इंट्रोडक्टरी एलिमेंट जब देते हैं, इसको सेंटेंस की जो, यानी यूं समझ लें कि अगर मैं इस सेंटेंस को यूं लिखूं, द डेड बॉडी ऑफ द मैन वाज लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो ये इन द कॉर्नर ऑफ द रूम जो है ना, ये डिटेल है बुनियादी तौर पर। जो इंसिडेंट हुआ है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके बारे में डिटेल्ड है। अगर हम इसको शुरू में लेकर आ जाते हैं तो फिर हम इन दी कॉर्नर ऑफ द रूम के बाद हमें कॉमा लगाना है, और वही रूल पहले हमने पढ़ा कि अगर हम इसको यूं कहते हैं कि द डेड बॉडी ऑफ मैन वाज लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो फिर हमारा कॉमा इस्तेमाल नहीं। लेकिन क्योंकि हम इसको इस चंक को, जो कि बुनियादी तौर पर हम इसको सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी चंक कह रहे हैं, ये सेंटेंस की यूं समझे कि बुनियाद बना रहा है, तो उसके मुताबिक अगर हम यूं लिखेंगे तो फिर हमारे साथ कॉमा का लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह कैरिंग अ बास्केट ऑन हिज शोल्डर कॉमा द ओल्ड मैन मूव्ड अप द हिल, और ये एक राइटिंग स्टाइल है, याद रखिएगा, ये एक राइटिंग स्टाइल है कि हम लोग अमूमन वो बात जो कि एंड पे करनी होती है, हम उसको शुरू में कर देते हैं। यानी नॉर्मल केस के अंदर हम इस बात को एंड पे करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक राइटिंग स्टाइल अपनाया कि वो वाली बात जो कि थोड़ी सी इरेलीवेंट है, थोड़ी सी इरेलीवेंट ना कहें, चलो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, एक डिटेल है, और वो आप कह सकते हैं कि उसको अगर निकाल भी दिया जाए तो बात सेंटेंस तो पूरा होता है। तो वो वाली डिटेल जब हम एंड पे लिखने की बजाय शुरू में लेकर आते हैं, जिसको हम इंट्रोडक्टरी एलिमेंट या इंट्रोडक्टरी चंक का नाम देते हैं, तो तब इस सूरत के अंदर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। बट इसी को उठा के आप सेंटेंस के एंड में जाके जोड़ देते हैं तो कॉमा फिर नहीं लगेगा। और ये तकरीबन उसी तरह की रूल है कि जिस तरीके से हम लोग इफ के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक बात की क्लियर हो गई? यहाँ तक प्लीज सारे लोग मुझे एक दफा बता दें कि आप लोगों को समझ आ चुकी है अब तक जो हमने नमाज, ये वाला रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कैपिटलाइजेशन के अंदर, लेकिन तब हमारा फोकस था कैपिटलाइजेशन पे, और अब हम उसी रूल को पढ़ रहे हैं कॉमा की शक्ल में। तो ये रूल आपके लिए नया नहीं है, तो इसको हम जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। क्या है ये रूल? रूल ये है कि जैसे कि हम यहाँ पे ये सेंटेंस लिख रहे हैं, इस सेंटेंस की तरफ आप और ध्यान दें। आई एम फाइन कॉमा सेड असलम कॉमा हाउ आर यू। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस है हाउ आर यू सेड असलम, एक सेंटेंस है बिल्डिंग। अब
exclamation mark, said Aslam, comma, it is really a marvel. तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर तो ये बड़ी वाज़ेह सी बात है, इसमें कोई मैं समझता हूँ कि कोई इतनी खास बड़ी साइंस नहीं है, और इस वजह से भी बड़ी साइंस हमें नहीं लग रही क्योंकि हम इस चीज को काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है? अ कॉमा इन केस ऑफ स्प्लिट रिपोर्टेड, स्प्लिट रिपोर्टेड यही होती है जिसके अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि आप सेपरेट कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच को दो हिस्सों में तकसीम करके दरमियान में आप रिपोर्टिंग स्पीच को डाल देते हैं, जिसको हम स्प्लिट रिपोर्टेड स्पीच का नाम कहेंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? अ कॉमा इन केस ऑफ स्प्लिट रिपोर्टेड स्पीच एट द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, एक्सेप्ट इन इंटरोगेटिव, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रॉन्ग इंपैरेटिव या जो हमारे एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो रूल हमारा ये कहता है कि हमें कॉमा लगाना है सिवाय क्वेश्चन वाले जुमलों में, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन मार्क आ गया, या फिर स्ट्रॉन्ग इंपैरेटिव वाले जुमलों में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, कॉमा लगेगा भी नहीं। यानी ये कोई बात कोई मैं समझता हूँ कि समटाइम कुछ ये भी कह सकते हैं कि सर ये समझाने वाली गलत नहीं बनाई, बट फिर भी समझाने के लिए आप जो सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे आई फाइंड इट्स नीदर क्वेश्चन नॉर एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें, तो आप इसके साथ तो कॉमा लगाएंगे, बाकी के साथ डेफिनेटली जब क्वेश्चन मार्क आ गया है तो फिर आप इसके बाद कॉमा लगाना आपके लिए जरूरी नहीं। ठीक हो गया जी। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं दुआया, खास तौर पर दुआया के बारे में ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हुक्मिया जुमले होते हैं, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, और आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जैसा कि सेंटेंस एंड वाला सेंटेंस है। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं और मजीद क्योंकि हमारे पास टाइम आज तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं और हमारे पास 5-7 स्लाइड्स रह गई हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा मुझे भी गुंजाइश दें। इन वोकेटिव एड्रेसिंग समवन sentence, a comma is used to address someone, for example Mr. Shehbaz, just a minute please, एक मिनट वेट कीजिएगा, I'm back. So the rule is in vocative case addressing someone, a comma is used to address someone, for example Mr. Shehbaz, मुझे पता तुसी पता नहीं की कर देता, keep quiet if you want to stay here, otherwise you can move to London। इसके बाद सेंटेंस है मिस कैरल बरा, वुड यू माइंड राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड, प्लीज डोंट माइंड, इट्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मैं कुछ चीजें कहता हूँ, किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे साहब जरा वोकेटिव केस क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। वोकेटिव केस होता है नाउन का एक केस, नाउन का केस, जैसे प्रोनाउन के केसेस होते हैं ना, हम पढ़ेंगे इसको, प्रोनाउन के केसेस को हम पढ़ेंगे नरेशन के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, या जिनको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो नाउन के केसेस में वोकेटिव केस कहते हैं कि जब आप कभी किसी शख्स को उसका नाम लेकर डायरेक्टली एड्रेस करें, ठीक है, इसको हम वोकेटिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर शहबाज, आप डायरेक्टली बंदे का नाम लेकर उसको एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरह मिस कैरल बरा, आप डायरेक्टली उसका नाम लेकर उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो ये होता है वोकेटिव केस, किसी को एड्रेस करना। तो इस केस के अंदर जब आप किसी को बुलाते हैं तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं, मिस्टर शहबाज लिखा या मिस कैरल बरा लिखा, तो अमूमन कुछ लोग इसके ऊपर ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना होता, आपको कॉमा लगाना होता है इन वोकेटिव केसेस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि वोकेटिव केस कहाँ होता है और कैसे होता है, और आप जब वोकेटिव केस के अंदर आएंगे तो फिर इस सेंस में आपको उसके साथ कॉमा लगाना पड़ेगा। आफ्टर वर्ड्स लाइक यस एंड नो, कॉमा का एक और इस्तेमाल कि जब हम कभी लिख रहे होते हैं, जब बोलने के वक्त सामने कॉमा अपने नहीं लगाना होता, एक पाज लेना होता है वैसे भी, लेकिन अगर फर्ज करें कि एक बंदा आपसे कुछ पूछता है या आप उसके जवाब में कह रहे हैं, या खुद से भी कह सकते हैं यस आई टॉट for many years in the realm of education, तो यहाँ पे yes के बाद आप कॉमा लगा रहे हैं। इसी तरह अगर आप no I have not misbehaved with you, तो यहाँ पर भी आप yes और no दोनों के बाद आप कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको फौरन देख लेता हूँ सर। बोर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, बोर्ड के बाद क्या होता है नहीं समझ आई। बोर्ड के बाद बोर्ड मीन्स बोर्ड शहरयार। सेकंड एग्जांपल मिस कैरल बरा, हाँ
तो इसमें बोर्ड कहाँ पे है, मुझे समझ नहीं है, सॉरी सॉरी, वुड यू माइंड, हाँ ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जरूरत, अच्छा चले ठीक है। देखिए इस बात को उन्होंने कहा है कि ये जो सेंटेंस है इसके एंड पर मैं समझ रहा था कि शुरू शुरू में क्योंकि उसके बारे में हम फोकस कर रहे थे और एंड पर हम इसको तवज्जो नहीं दिया, सॉरी शहरिया, कि बोर्ड के बाद क्या क्वेश्चन आना चाहिए। तो जवाब ये है कि समझिएगा, क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क हम तब लगाते हैं कि जब हमारी टोन क्वेश्चन वाली हो या हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वाला। व्हाट डज मीन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वाला हो, कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, ठीक है, तो भी हम उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर हमारी टोन क्वेश्चन वाली हो तो भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अगर समटाइम ये होता है कि हम लोग इस तरह के सेंटेंस में, जैसे कि वुड यू माइंड राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि जो बंदा बात कर रहा है उसका बात करने का अंदाज ऐसा है, वो उसको सजेस्ट कर रहा है बुनियादी तौर पर। So it's not exactly a question like will you go there या will you reach लाहौर on time, ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आप इसी पर्टिकुलर फ्रेज के अंदर आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं कुछ करने का, तो नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन लगाएं। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि वो जो बंदा बोल रहा था क्या वो उस सिचुएशन में उससे पूछ रहा था। बट यूजुअली सेंटेंस की वर्डिंग को देखा जाए तो इट सीम्स लाइक कि समवन इज सजेस्टिंग, कि उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है। जी मैंने कहा है कि लगा हुआ है, मैंने आई टोल्ड यू कि मैंने कहा कि इट अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के तौर पर भी हम देख सकते हैं, और मैंने ये बता रहा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के तौर पर भी क्वेश्चन हो सकता है और टोन के हिसाब से भी क्वेश्चन हो सकता है। बट अगर इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो आप क्वेश्चन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाए तो काम चलेगा। उसकी रीजन ये है कि वुड का जो वर्ड है समटाइम हम पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज करते हैं, एबिलिटी के सेंस में यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अगर क्वेश्चन ना भी लगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके जी, सेपरेटिंग टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन आप लोग शायद अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि टैग क्वेश्चन कैसे होते हैं। कि हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि इसको मुझे थोड़ा सा दूसरे वाले एग्जांपल अगर आप देख लें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरे वाले एग्जांपल को देखें, आई थिंक ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, डिडंट ही। तो जो टैग क्वेश्चन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि ये आपकी स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव में, यानी इसके अंदर नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, यानी इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आई डू नॉट थिंक ही फुलफिल्ड या आई डिड नॉट थिंक ही फुलफिल्ड, ये लिखा हुआ है आई थिंक ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, तो ये पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है। तो फिर आपका टैग क्वेश्चन नॉट में होगा। और अगर ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव में है, फॉर एग्जांपल ये लिखा होता कि आई डू नॉट थिंक ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, फर्ज करें ये सेंटेंस यू होता तो ये लिखा होता कि डज ही, यानी डिपेंड करता है कि अगर मैंने पास्ट में बात की होती तो फिर मैं डिड ही लिखता, और अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रहा था तो डज ही लिखता। तो टैग क्वेश्चंस आर इजी टू अंडरस्टैंड। अगर रिपीट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर किसी को ना समझ आती हो तो ये टैग क्वेश्चन इसी वजह से कहा जाता है कि ये सेंटेंस के साथ ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये इस स्टेटमेंट के साथ टैग होता है, जुड़ा होता है। जैसे आप कोई गारमेंट्स लेते हैं तो उसके साथ एक टैग जुड़ा होता है, ये सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है। और इसका स्ट्रक्चर है बकायदा कि ये स्टेटमेंट आप बोलते हैं और ये आपका टैग क्वेश्चन है, इन दो के दरमियान में हम कॉमा लगाते हैं। यानी टैग क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉमा लगाते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट इट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेटमेंट, हम इसको लगाते हैं। तो टैग क्वेश्चन की समझ आ गई होगी उम्मीद है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख रहा, मैं अभी पूछ भी नहीं रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सेपरेटिंग कंट्रास्टिंग पार्ट्स, दिस इज माय कॉलेज नॉट योर्स, he was laughing at you not with you, ठीक है। तो आप इस तरह की स्टेटमेंट जब आप बोलते हैं तो यूजुअली तो हमारी ये जो इस तरह का लिखना है, जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये हमारी स्पोकन में होता है। राइटिंग में इस तरह का एक्सप्रेशन बहुत कम यूज होता है। बट अगर आप किसी एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप ये वाजे करना चाहते हो पहली स्टेटमेंट में ये जो बात है ये ऐसे नहीं है, इस तरह से जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, तो फिर आप कंट्रास्टिंग जो पार्ट होता है, यानी दिस इज माय कॉलेज एक स्टेटमेंट है, नॉट योर्स ये कंट्रास्टिंग है, ही वाज लाफिंग एट यू एक स्टेटमेंट है, नॉट विद यू इसकी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। तो इस कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कॉमा स्प्लाइस वाला रूल जो है ये क्या है? कॉमा स्प्लाइस बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर हम दो
क्लासेस को के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। इसको हम कॉमा स्लाइस का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसकी सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि अगर दो क्लासेस को सेपरेटली जब हम क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो कॉमा स्प्लाइस को हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे अली इज अ टीचर कॉमा ही टीचर्स एज सीएसपी। ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है और हमने इसको दोबारा इनको इकट्ठा लिखना है। एक तो तरीका है ना कि ही इज अली इज अ टीचर फुल स्टॉप ही इज टीचर एट सीएसपी, ये तो चलो काम हो गया। लेकिन अगर आप इनको जोड़ने के लिए अगर इनको आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनको सेपरेट करते हैं कॉमा से तो ये कॉमा स्प्लाइस कहलाता है। इस सिचुएशन को हम कॉमा स्प्लाइस कहते हैं और ये गलत होता है। तो इसकी रेमेडी फिर क्या है, यानी कि अगर ये तरीका, और ये बहुत सारे लोग इस तरह लिखते हैं अली द टीचर कॉमा ही टीचर्स एट सीएसपी। अगर यानी कि फुल स्टॉप हटाना हो तो फुल स्टॉप हटाने के फौरन बाद कॉमा लगा देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है मैं समझता हूँ। तो इसकी रेमेडी में आपको 5-6 चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप लिखना चाहे तो आप इन सारी चीजों की तरह लिख सकते हैं। नंबर 1, अली इज अ टीचर फुल स्टॉप और ही टीचर्स एट सीएसपी। एक तो ये तरीकाकार हो सकता है। दूसरा तरीकाकार अली इज अ टीचर सेमी कॉलन ही टीचर्स एट सीएसपी। अली इज अ टीचर कॉलन ही टीचर्स एट सीएसपी। कुछ लोग समझते हैं कि कॉलन और सेमी कॉलन में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिवीजन होती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहां पे सेमी कॉलन लग सकता है वहीं कॉलन भी लग सकता होता है। लेकिन बहरहाल डिफरेंस तो है, मैं ये नहीं कहता कि 100% ये सेम है। इसी तरह अली इज अ टीचर कॉमा देयरफॉर कॉमा ही टीचर्स एट सीएसपी। ये कौन से वाला रूल है, याद करें। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्टिव और ये आपका जो ही टीचर्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये आपके दो जो क्लॉजेस थे ये इंडिपेंडेंट थे और इसके अंदर आपने कंजंक्टिव एडवर्ब जो है वो आपने यूज किया था। तो ये वो वाला रूल अगर आप याद करें, ये इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं अली इज अ टीचर कॉमा एंड ही टीचर्स एट सीएसपी। ये भी आप लिख सकते हैं, एंड का वर्ड आपने ऐड कर दिया। क्यों, ये वो वाला रूल है जो याद करें आपको बताया गया था कि अगर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके फौरन बाद आप सब्जेक्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं फिर आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ये वो वाला रूल इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह अली इज अ टीचर बिकॉज़ ही टीचर्स एट सीएसपी। अगरचे के ये सेंटेंस का सेंस इतना अच्छा नहीं बनता, बट इवन देन ये एक रेमेडी जरूर है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो क्लास वो खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट मी सी if there are messages. सर कोई भी अप्रोप्रिएट कंजंक्शन लगा के नहीं ज्वाइन कर सकते इन क्लासेस को, फॉर एग्जांपल इज करेक्ट। एनीहाउ अब टाइम चूंकि मुझे बताया जा रहा है कि आपका जो है खत्म हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच। आई नो कि पंक्चुएशन की क्लास जो होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, रूल्स को याद रखना, इन सारी चीजों को करना बहुत मुश्किल होता है, बट होपफुली कि आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा किस हद तक आपको समझ आई, कितनी आपको समझ आई, ये लाजमी बताइएगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं भी आई तो उसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई कैन नो कि कोई कंफ्यूजन है।